नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। और वहीं संसद से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि बीजेपी और एनडीए लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने संसद में सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान देने की मांग की है। और वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक अधिवेशन का समापन हो गया। इस अधिवेशन में पार्टी का विस्तार हुआ। वहीं एनसीपी के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल सहित कई प्रदेशों के प्रभारी भी मौजूद रहे। सभी राज्यों के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में भाग लिया। वहीं बैठक में सुल्तान अहमद को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। पर आए हैं और एक हमारी जो सोच है, आगे की हमारी रणनीति है और लोगों तक पहुंचने की जो हमारी एक तरकीब होना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करने के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक ये शब्द ये हम लोगों को एक दिमाग में बार बार ये बोलकर डाला गया है कि कौन अल्पसंख्यक और कौन बहुसंख्यक। वैसे अभी आपने कहा कि दूध और शक्कर मिलना चाहिए, दूध और पानी कैसे मिलता है, ये सब मिलता है, तो ये तो प्राकृतिक बात होनी चाहिए कि जिस मुल्क में हम सब लोग नागरिक, इस मुल्क के नागरिक के तौर पर रहते हैं, तो अल्पसंख्यक क्या और बहुसंख्यक क्या, ये परिभाषा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज़ादी के बाद ये ठूस कर सभी के जहन में और राजनीति करने वाले लोगों ने खास करके ये बात लोगों के जहन में लाने का बार बार काम किया गया है। देखिए, आज जो माइनॉरिटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि माइनॉरिटी को राष्ट्रवादी से कैसे जोड़ें। यही आपका सवाल है। माइनॉरिटी को इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि देश के अंदर माइनॉरिटी को जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसको देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है, माइनॉरिटी के लिए एक विकल्प है। और उस विकल्प के तौर पे वो लोग जुड़ेंगे हमसे और हम डोर टू डोर जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके सुरक्षा की बातें करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, नया पुराना पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता। जब आदमी को जिम्मेदारी मिलती है, वो कार्य करता है, उसको कार्य करने की क्षमता होती है। अगर जब जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो आप उसको कैसे कहेंगे नया पुराना। इसमें पॉलिटिक्स में नया पुराना कुछ नहीं होता। हमें भी, मुझे नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी मिली 7 राज्यों की और भरपूर मैं काम कर रहा हूँ। मैं रेगुलर दौरे करता हूँ, तो जिम्मेदारी मिलने के बाद ही आदमी काम करेगा ना। आप देखेंगे उनको देखा जाएगा कितना काम। बहुत बड़ा सूबा है, मान रहा हूँ। और मेरी देने का मकसद हमारी पार्टी का सिंपली लॉजिक ये है कि माइनॉरिटीज़ को डेवलप करना और माइनॉरिटी की एजुकेशन पर ध्यान देना चाहते हैं। स्पेशली इसी पे ही काम करना चाहिए। अगर मैं उस शुद्ध भाषा में शॉर्ट में बोलूँ तो ये हमारी पार्टी का एक लोग है कि आगे उनकी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। जिस तरह से महाराष्ट्र में हमारी पार्टी ने माइनॉरिटी को 500 करोड़ से
आपने सुना अभी कि 1000 करोड़ तक ले गए। तो ऑब्वियसली इसी तरह से हम माइनॉरिटी डेवलपमेंट में जो एक्सपेंसिव है हमारे गवर्नमेंट में, यही हम है कि हमारी गवर्नमेंट यूपी में आए या हम अलायंस दल के साथ में, तो इंशाल्लाह हम लोग मिलकर बहुत बड़ा फंड के साथ में अपनी माइनॉरिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो हमारे अभी राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल साहब। और वही खबर पंजाब के मालेर कोटला से है, जहां एक टेलर के पास से 5 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर डीजीपी गौरव यादव ने टीम बनाई और वहीं टेलर की दुकान का जायजा लेने पहुंची। टेलर मास्टर ने इंसाफ के लिए सीबीआई जांच की मांग की। आईजी गुरशरण सिंह संधू ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है, वहीं जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करनी है, वो समान जैसे आए हैं वो करांगे। सब जुडिस मैटर है, तो इसका क्या अजय कुछ भी कहना वाजिब नहीं है। हाँ, जो भी है जी सब जुडिस मैटर है, इस वे किसी भी चीज़ बारे टिप्पणी करनी वाजिब नहीं हैगी। जो समा आऊगा उदों ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। और वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को 2 साल की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 अन्य को संगरूर जिले की एक अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 2018 में अमन अरोड़ा के बहनोई और अकाली नेता राजेंद्र दीपा ने इन लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। वहीं अकाली दल के नेता राजेंद्र दीपा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ। ਇਹ 'ਚ 9 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 452 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਤੀ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2008 ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, 2008 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ नहीं दर्ज की गई, क्रॉस केस नहीं किया गया। हार के मैनू कोर्ट का आसरा लेना पिया और मैनू इत्थे प्राइवेट कंप्लेंट देनी पई, और उस ते सुनवाई हुंदी हुंदी अज 15 साल बाद सम्मानयोग अदालत ने, रोल साहब की अदालत ने अज मुजरमां सज़ा सुनाई है, और 452 2 साल और 323 1 साल उन्होंने सज़ा सुनाई है, जिन्हें भी 9 मुलजम। और वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर ज्वेलरी शो का उद्घाटन किया। रतन और आभूषण के महाकुंभ में जयपुर ज्वेलरी शो का आगाज 10:30 बजे जयपुर के सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में हुआ। देश के नंबर 1 B2B एवं B2C शो JJS की थीम साल एमरोल्ड स्टोन योर स्टोरी रखी गई। गुलाबी शहर जयपुर वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एमरोल्ड के नाम से भी मशहूर। आपको बता दें, JJS 1100 से ज़्यादा बूथ्स के साथ एक संपूर्ण शो होगा। इसमें 318 बूथ्स पर जेमस्टोन्स सहित 660 बूथ्स पर ज्वेलरी प्रदर्शित की जाएगी, जबकि 13 पर कॉस्ट्यूम एवं सिल्वर आर्टिकल्स प्रदर्शित होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य बूथों पर अलॉयड मशीनरी और पब्लिकेशंस होंगे। वहीं ज्वेलरी सेक्शन में लगभग 67% डिजाइनर बूथ्स हैं। वहीं शो में नए एग्जिबिटर्स के साथ साथ ही कई राष्ट्रीय ब्रांड भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, इस बार 8000 से अधिक
ट्रेड विजिटर्स और लगभग 50,000 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स शो में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। अभी मैं विमेन डी से डिस्कस कर रही थी कि जयपुर ज्वेलरी शो जैसे जयपुर लिट फेस्ट है वैसे बहुत बड़ा हो चुका एंड व्हाई शुडंट वी ट्राई एंड टेक इट टू अनदर कंट्री टू अनदर लेवल सो मेबी एट सम पॉइंट वुड बी रियली नाइस टू आल्सो हैव दिस ज्वेलरी शो हैपनिंग ओवरसीज because I think everyone in the world wants to see and at least जयपुर आप लोग टूरिज्म को इतना encourage करते हैं because of the Jaipur jewelry industry and the Rajasthan jewelers and jewelry industry बहुत सारे टूरिस्ट एक बार तो जयपुर आते ही हैं। जयपुर में बहुत कुछ देखने को है। राजस्थान है so much to offer के लिए कहीं भी कोई भी अगर आप लोग चाहें कि बिल्कुल हम लोग साथ मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और आप लोगों की इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा जॉब गिवर भी है, इकोनॉमी भी बहुत हमारी डिपेंड करती है आप लोगों पर। तो कहीं भी मेरी आवश्यकता हो हमेशा आई एम ऑलवेज विथ यू, स्टैंडिंग बाय यू एंड विथ यू। तो प्लीज एनी टाइम गेट इन टच विथ मी। आज मैंने देखा कि आप लोगों ने ना केवल राजस्थान से लेकिन असम से भी आप लोगों ने बहुत सारे हमारे ज्वेलर्स हैं उनको बुलाया है, क्राफ्टमैन को भी आपने यहाँ पर स्टॉल दिए हैं। ये भी बहुत एक अच्छा प्रयास है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अब राजस्थान में तो आपने सभी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मोर देन 1100 स्टॉल्स आर देयर टुडे, बट यू हैव आल्सो कॉल्ड द पीपल फ्रॉम असम, व्हिच इज वंडरफुल। आई थिंक इट विल बी रियली नाइस अगर हम लोग और स्टेट से भी यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी दें अपनी अपनी ज्वेलरी की स्टॉल्स लगाने का। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी डिप्टी सीएम को, जिन्होंने आज पधार कर यहाँ पे उद्घाटन किया और उनका और उनके परिवार का इस शो को शुरू से संरक्षण प्राप्त है और ये 19वां संस्करण एज ए डिप्टी सीएम उन्होंने किया। ये हमारे लिए और भी हर्ष का विषय है। जहाँ तक जेजेएस का सवाल है, 56 बूथ से हमने शुरू किया था, आज 1100 बूथ हो गई हैं और ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्ट्री आइडिया है। और इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले ये 20% बढ़ा है। विजिटर्स भी ज़्यादा आए हैं, बूथ्स भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमने कई प्रयास कर रहे हैं। एक तराश जो हम अभी लेके आए हैं स्टार्टअप के लिए, जो बच्चे जवाहरात उद्योग में आना चाहते हैं और उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं है, सहयोग नहीं है, उसके लिए हमने तराश टाई के साथ शुरू किया है। मैं समझता हूँ इससे हमारे उद्योग में और भी नई पीढ़ी के लोग जुड़ेंगे। घटना को बताता हूँ। एक्चुअल में जब घटना घटी, अभी राहुल गांधी जी का मैं सुन रहा था, 2 और 3, अरे भाई 2 थे। गुलाबी शहर जयपुर में इन दिनों दिसंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में ये कहा जा सकता है कि नायाब ज्वेलरी का सबसे बड़ा एग्जीबिशन, या फिर ये कहा जा सकता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कन्वेंशन यहाँ पर किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के साथ साथ लगभग हिंदुस्तान के बाहर के 6 देशों ने भी इस पूरे एग्जीबिशन में अपना हिस्सा लिया है। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र अजय जैन साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम उन्होंने रंगारोगन किया है और इस कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं और यहाँ पर किस प्रकार की कौन कौन सी ज्वेलरी है। सर, सबसे पहले सर नवतेज टीवी में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, अब तक इस कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से तैयारियां चल रही है, कितने प्रकार की ज्वेलरी है, किस किस डिज़ाइन में ज्वेलरी है और लोगों का आकर्षण किस तरीके से यहाँ पिंक क्लब में उमड़ रहा है? पिंक क्लब की कहूँ या मैं जयपुर ज्वेलरी शो की कहूँ, इसमें हर तरीके की ज्वेलरी है। आपका क्या बजट है, यानी आपको 500 रुपये की ज्वेलरी चाहिए या 50 लाख रुपए की चाहिए, आपको सोने में चाहिए, चांदी में चाहिए, वुड में चाहिए, ब्रास में चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। आपको नवरत्न, जो 9 रत्न हमारे ग्रहों के लिए माने जाते हैं, उनमें अगर ज्वेलरी चाहिए तो वो मिलेगी, या लूज स्टोन में मिल जाएंगे। आपको खाली पुखराज खरीदना है, खाली गोमेद खरीदना है, खाली लहसनिया खरीदना है, वो सब भी मिलेगा। और आपको 300 तरीके के स्टोन्स भी मिल जाएंगे।
यानी इसमें जेम एंड ज्वेलरी से रिलेटेड ये कंप्लीट शो है जिसमें सभी प्रेशियस मेटल हैं, सभी तरीके के स्टोन हैं, डायमंड, एमरल्ड, रूबी तो है ही हैं, वो तो हर बूथ पे आपको मिल जाएंगे। पर इन सब के अलावा कुंदन मीना आपको मिल जाएगा, सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगी, आपको बाहर की ज्वेलरी भी, इंपोर्टेड ज्वेलरी भी देखने को मिलेगी और टेम्पल ज्वेलरी भी मिल जाएगी। ये सब तरीके के अलग अलग बूथ है। चूँकि 1100 बूथ है तो हर प्रकार की ज्वेलरी जो देश में पॉपुलर है, विदेशों में पॉपुलर है, वो यहाँ मिलेगी। सर देखा जा रहा है कि सर इस एग्जीबिशन में विदेशी मेहमानों ने खासी रुचि दिखाई है। हालांकि विदेशी मेहमान हमेशा से देखा जाता है कि वो जयपुर के हर एक नायाब चीज़ को पहले खरीदने में उत्सुकता दिखाते हैं। भाई विदेशी ग्राहकों को इंडिया की लेबर सस्ती लगती है और सौभाग्य से कहिए या इट इज़ ए मैटर ऑफ ट्रेंड कि चाइना की जो ज्वेलरी है वो बहुत महंगी पड़ने लग गई है, तो वो लोग और किसी देश में जाके अपनी बाइंग करना चाहते हैं। उस मामले में इंडिया की ज्वेलरी बहुत पसंद है और कला स्टोन की ज्वेलरी जिसे कहते हैं, रंगीन रत्नों की, उसके लिए तो जयपुर के अलावा कोई मंडी है ही नहीं। इस कारण विदेशी ग्राहकों का भी इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की जो 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर देखी गई है, तो सर ये कितने दिनों से इस तरीके का ये प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि लंबे समय की बड़ी सफल मेहनत है आप? मैं समझता हूँ टीम की मेहनत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इस ढंग का ध्येय नहीं है कि पैसा कमाया जाए। पर जो आपने कहा है कि ब्रिटेन की जैसी सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ इंडिया के अधिकांश शोज़ की जो एक सिक्योरिटी का सिस्टम है उसका ही पालन हमने किया हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर भी आ रहा है। अगर ये खाली B2B होता, यानी खाली जौहरी आ रहे होते, तो शायद हमको कम सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती। पर चूँकि कंज्यूमर भी हैं और वो भांति भांति के कंज्यूमर हैं, इसलिए एक प्रोसेस हमने कई सालों से अडॉप्ट कर रखा है, उसी को नया रूप दिया गया है और कैमरा बढ़ाए गए हैं। पुलिस का भी, स्थानीय पुलिस हमारे को बहुत सहयोग करती है, ओल्ड जगह से भी सहयोग मिलता है, पर ये इट इज़ ए रूटीन सिक्योरिटी। सर ये एग्जीबिशन कितने दिन चलेगा और लगभग और नया यहाँ पर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? ये शो आज से शुरू हुआ है और 3 दिन और चलेगा, यानी 22 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक ये शो रहेगा। और नया हर जगह हर साल नया होता है, क्योंकि लोगों के बूथ का खर्चा होता है, वो लाइटें भी लगाते हैं और बूथ बनाने में भी पैसा खर्च करते हैं, आयोजकों को कोई पैसा देते हैं, तो वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यानी लिटरली वो लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें, और दिसंबर शो में लॉन्च करने की एक परंपरा रही है, वो लगातार उसका पालन करते हैं और वो JJS का वेट करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। सर देखा जा रहा है कि इंडिया की ज्वेलरी बाहर जाती है और इन दिनों एक ट्रेडिशनल चीज़ बन गई है कि बाहर की ज्वेलरी को इंडियन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपके इस एग्जीबिशन में 6 देशों ने हिस्सा लिया। बाहर की ज्वेलरी की मेकिंग पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो बहुत महंगी हुआ करती है। अब समय के साथ साथ हालात ये हैं कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में वो बात नहीं रही है, वो गति नहीं रही है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर की है। आज जयपुर का जौहरी या इंडिया के जौहरी डोमेस्टिक ग्राहक के लिए, घरेलू ग्राहक पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनको रेस्पॉन्स भी वहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो ये समझना है कि खाली एक्सपोर्ट ही मार्केट है, ये सत्य नहीं है। अब इंडियन मार्केट भी बढ़ता जा रहा है। सर इस एग्जीबिशन में सबसे खास, लजीज, आकर्षित करने वाली कौन सी ज्वेलरी है जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों का मोह वो अपने आप में खींचने का काम कर रहा है? अब ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि पन्ना हमारी थीम है, तो इसलिए पन्ने की ज्वेलरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कुंदन मीना जयपुर की महारत है, रूबी सफ़ायर की हम लोग यहाँ जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और सिल्वर ज्वेलरी चौथा प्रोडक्ट है जो पिछले कुछ समय में बहुत आगे बढ़ के निकल रहा है जयपुर। इनमें तो सभी की बूथ आपको बराबर की देखने को मिल जाएगी, पर निश्चय ही पन्ना आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वो JJS की थीम भी है, पन्ने की एक पवेलियन भी हमने बनाई है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी, उसमें भी बहुत नायाब आइटम रखे हुए हैं, वो भी जाने लायक जगह है। तो मैं समझता हूँ कि पन्ना ही इस वर्ष की हमारी थीम है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में अजय जैन, जिन्होंने कहा कि इस ज्वेलरी के सबसे बड़े एग्जीबिशन में जो थीम है वो है पन्ना। यहाँ तक कि जिस तरीके से जो एग्जीबिशन में जो स्टॉल लगी है, तो लगभग भारत के साथ साथ जो है वो 6 देशों ने भी इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। वहीं अब ये कहा जा सकता है कि इंडियन को जो है वो विदेशी ज्वेलरी कहीं न कहीं लुभाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं इस एग्जीबिशन में
विदेशी मेहमान भी बड़ी तादाद में यहाँ का हिस्सा और लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के केस सामने आ रहा है। आपको बता दें, कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर अब सरकार एक्टिव हो गई है। वहीं राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने भी कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं बानसूर उपजिला अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह बैसला ने बताया है कि अभी चाइना में नए वायरस की सूचना मिल रही है, लेकिन यह कोई ऐसा स्पेशल वायरस नहीं है जैसा कि पिछले सालों में कोविड के समय देखा गया था। उन्होंने कहा है कि यह कॉमन वायरल फ्लू है जो सर्दी के मौसम में हो सकता है, ऐसा ही वायरस है। चिकित्सा विभाग के सभी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट के जनरेट हुए हैं उनकी मॉक ड्रिल की जा चुकी है। वहीं भूरा सिंह बैसला ने बताया कि लोगों को पैनिक होने की जगह मास्क और सावधानी बरतने की अपील की है। चाहता हूं कि जैसा चाइना में अभी एक वायरस के या लंग्स के इन्फेक्शन का जो मीडिया में चल रहा है, उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि कोई एक स्पेसिफिक वायरस ऐसा नहीं है जैसा कि विगत सालों में कोविड देखा गया था। एक कॉमन वायरल जो फ्लू है जैसा सर्दी के मौसम में हो जाता है, ऐसा है। अभी इस तरह के केस हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन सावधानी के तौर पर विगत जिस तरह से महामारी फैली थी उनकी सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारे अस्पताल में सभी चिकित्सा अस्पतालों में निर्देशानुसार उनकी ऑक्सीजन की, खासकर ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे यहाँ जनरेट किए हुए हैं ऑलरेडी चल रहे हैं, उनकी मॉक ड्रिल की जा चुकी है और रिजर्व बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। ICU से लेकर सामान्य पेशेंट से लेकर सीरियस पेशेंट की सभी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं और समय समय पर इसके लिए VC वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं। उनके लिए हमने मॉक ड्रिल कर रखी है, रिजर्व बेड तैयार है और किसी प्रकार का इस तरह का कोई पेशेंट यदि OPD में आता है तो उसको आइसोलेशन करने की। और वही खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां राजकीय PG महाविद्यालय में ABVP के एक छात्र नेता के सिर में चाकू मारकर उसको घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना से आक्रोशित ABVP छात्रों ने कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़ित छात्र ने बताया कि कॉलेज कैंपस में कुछ युवक छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब युवकों को ऐसा करने से रोका गया तो वे भड़क गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। वहीं इस घटना से आक्रोशित छात्रों का कहना है कि अगर आरोपियों को जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कॉलेज परिसर में इस प्रकार का घटनाक्रम बहुत घोर निंदनीय है। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ABVP हमेशा अग्रसर रहा है और हमारे कार्यकर्ता का जो विषय था वो भी यही था कि छात्रा के साथ छेड़खानी वाले विषय में वो लोग समझाइश करने गए थे। समझाइश करने गए उस समय पर उनके साथ में हमला करना घोर निंदनीय है और NSI की हमेशा ये परिपाटी रही है कि वो छात्राओं के साथ छेड़खानी करना और इस प्रकार के असभ्य घटनाक्रम करना उनका हमेशा से करते रहा है। तो हम इस प्रकार के कार्यों की घोर निंदा करते हैं और उक्त दोषियों पर कठोर कार्रवाई और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम प्रदर्शन करेंगे। कल 11 बजे हमने इस विषय को लेकर प्रदर्शन रखा है और कल शाम 4 बजे तक का हमने इसमें समय दिया है प्रशासन को। गिरफ्तारी हो उसके बाद में हम पूरे जिले में प्रदर्शन रखेंगे। इसमें अगर कमी हम देखें तो कहीं ना कहीं महाविद्यालय प्रशासन की भी कमी रही है। छात्राएं अगर कॉलेज में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, वहाँ पे भी अगर वो सुरक्षित नहीं है और वहाँ पे कॉलेज परिसर में भी अगर कोई छात्र जो कॉलेज का नहीं है और फिर भी वो अगर ऐसे चाकू वगैरह लेके आ रहा है और मारपीट हो रही है तो इसमें कॉलेज प्रशासन की बहुत ज़्यादा ही कमी है। यहाँ पे कॉलेज प्रशासन को छात्राओं के लिए करना चाहिए। ये बच्ची ने शिकायत दी है कि इस तरीके से मेरे को छेड़ता है और उसको मना किया तो मैंने भाई को बुलाया तो उसके साथ मारपीट कर दी। उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच जारी है। अभी तलाश करें, फरार हैं घरों से। जयपुर के रेनवाल में 10 दिवसीय अंतरंग निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें 2 से 11 जनवरी तक चलने वाले इस शिविर में लोगों का मुफ्त इलाज होगा। साथ ही बता दें RN नोवाल फाउंडेशन और रेनवाल क्लब के तत्वावधान से ये शिविर आयोजित होगा। साथ ही शिविर के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस दौरान SDM पालिका अध्यक्ष और रेनवाल क्लब के अध्यक्ष भी मौजूद रहे।
जो कैंप लगाया गया था वो जनता के लिए बहुत ज़्यादा बहुउपयोगी था और उसमें बहुत अच्छी सुविधाओं के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा ये कार्य किया गया था। वही कैंप इस बार वापस लगाया जा रहा है और मैं पूरे इसमें सहयोग करता नोवाल फाउंडेशन, पूरी टीम, पूरे किशनगढ़ रेणवाल क्षेत्र की जनता सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी या सकारात्मक सोच जो धर्ममय सोच है उनको साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छी सोच के द्वारा उनके साथ उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। जैसे कि कहा गया है धर्म की जड़ सदाहरी, पुनीत कार्य में सब लोगों को आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। किशनगढ़ रेणवाल क्षेत्र की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्य में, इस क्षेत्र में उनके लायक, इस डिपार्टमेंट के लायक कोई भी अपनी सेवा वो देवें। साथ ही जो दुखी पीड़ित जो भी लोग हैं इस कैंप का फ़ायदा उठाए और इस कैंप के आयोजक और विशेषकर मुख्य डॉक्टर मुकेश शर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके बेहतरीन प्रयासों के द्वारा ये कैंप। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में बदमाशों ने एक घर में चोरी की और बुजुर्ग दंपति से मारपीट करते हुए लाखों रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने बुजुर्ग की हत्या कर कुएं में फेंक दिया। वहीं घायल बुजुर्ग महिला का देवगढ़ के हॉस्पिटल में इलाज जारी। आपको बता दें, कुएं से मिले बुजुर्ग के शव के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। देवनानी ने अजमेर पंचशील स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में 27 लाख की सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि अजमेर में चिकित्सा सर्वोपरि रहा है, साथ ही जनता निरोगी रहे, इसलिए 5 करोड़ की लागत से अस्पताल बनवाया गया है, जिसमें 54 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट कोरोना के टाइम लगवाया गया था। आपको बता दें, सोनोग्राफी मशीन विधायक कोष से 27 लाख की लागत से लगाई गई है, जिसमें मरीजों को अब दूर और प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजमेर में मेरे पहले कार्यक्रम में, क्योंकि मेरा प्रारंभ से ही चिकित्सा सर्वोपरि रहा है, मेरे क्षेत्र की जनता निरोगी रहे, इसके लिए सतत प्रयत्न करता रहा हूँ। उसके तहत ये जिस अपन सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पे खड़े हैं, ये 5 करोड़ की लागत से जब हमारी सरकार थी, मैं मंत्री था, उसमें इसको बनवाया था। और इसके साथ इसी के अंदर 54 लाख रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट भी कोरोना के दौरान लगवाया। 17 लाख की लागत से एक एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर वह भी यहाँ पे दी। और आज जब लगा कि क्षेत्र में एक सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता है, तो मैंने अपने विधायक कोष से 27 लाख रुपए की लागत से आज उसका लोकार्पण किया है। मुझे लगता है कि इससे इस क्षेत्र की जनता को बहुत अधिक लाभ होगा। पेशेंट्स को कहीं दूर या प्राइवेट हॉस्पिटल सोनोग्राफी के लिए जाना नहीं होगा। मेरी भी अपेक्षा है कि यहाँ का स्टाफ है वह संवेदनशील होकर के क्षेत्र की जनता की सेवा करे, वो यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आए। और वही खबर श्रीगंगानगर से, जहां 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद वीर सैनिकों की याद में नग्गी डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रीकरणपुर से नग्गी डे पर प्राइवेट स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 164 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें, इस दौरान जागरूकता को लेकर महिलाओं ने भी कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं भारतीय सेना की अमोघ डिवीजन के तत्वावधान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और वही खबर अलवर के सदर थाना क्षेत्र से है, जब पुलिस ने 2 चोरों को और एक कबाड़ वाले को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित की निर्माणाधीन दुकान से 1 क्विंटल सरिया और सीमेंट के कट्टे चोरी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक कबाड़ वाले को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अब तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। परिवादी श्री धर्मेंद्र निवासी कोआवास किशनगढ़ ने दिनांक 5/6/2023 को प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें सीमेंट के कट्टे वगैरह दुकान से चोरी कर ले जाने का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान कल आरोपीगण सेठ सिंह पुत्र राम खिलाड़ी खेड़ली थाना क्षेत्र का और रिंकू वर्मा पुत्र हीरामन निवासी पीलवा सदर
इनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी का माल खरीदने के आरोप में शाहिद उर्फ सदीक निवासी काजू का पुलिस थाना पहाड़ी जिला डी को भी गिरफ्तार किया गया है। इनको चिकानी से गिरफ्तार किया, उसके शाहिद के मंगवाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ कोई पहले कोई पूर्व प्रकरण दर्ज नहीं है और तलाश और अभी चेक किया जा रहा है। और वही खबर डूंगरपुर से, जहां स्कूल की तरफ से एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें 2 नदी पुलिया के पास एक स्कूली बस अन्य बस को साइड देते हुए समय खंबे से टकरा गई और नदी में गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 15 बच्चों के घायल होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के पता चला कि ये स्कूल की तरफ से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। नागरिक सुरक्षा और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास का जो राज्य सरकार का निर्देश था, तो पुलिस और प्रशासन को मिलकर के ड्रिल करनी थी। हम लोगों ने यहाँ पर 2 नदी पुल पर किसी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक मॉक ड्रिल करी। मॉक ड्रिल में सभी विभागों ने, चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सब लोगों ने तत्परता से, सिविल डिफेंस, जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स मौके पर पहुंच गए और सब लोगों का रेस्पॉन्स जो है, सूचना देने के बाद हमने करीब 9:25-30 के आसपास सूचना दी। 9:40-45 तक सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए और ये पूर्वाभ्यास जो किया गया, उस पूर्वाभ्यास में ऐसा प्रतीत होता है कि इंसानी जान और किसी भी प्रकार की आपदा से नियंत्रण किए जाने के लिए जिला प्रशासन में सभी विभाग तत्पर हैं। सभी विभागों की ब्रीफिंग करके इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में किसी भी अन्य घटना को ड्रिल नहीं माना जाए और सभी लोग तत्परता से काम करें, इस बात को अनुरोध किया गया है। और वहीं संसद के दोनों सदनों से विपक्षी 146 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू में जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने कहा है कि आज सांकेतिक धरना दिया गया। अगर सांसदों का निलंबन आगामी जल्द रद्द नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान और लोकतंत्र, जो पूरे विश्व में विख्यात है मजबूत लोकतंत्र के लिए, और आज केंद्र में बैठी सत्ता में चूर है, उन लोगों ने जो 146 सांसदों को निलंबित करके जिस तरीके से कानून पास किए, वो केवल उन 146 सांसदों को निलंबित नहीं किया, वो उन लाखों करोड़ों जनता के साथ छलावा है जिन्होंने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे थे अपनी आवाज बना के, ताकि कोई भी कानून या नियम बने तो उनकी सहमति बने। तो उन लोगों को सहमति बनाना दूर, उनको निलंबन करके और गलत तरीके से कानून पेश किए जा रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के समय भी और बाद में भी आज लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, और उसी कड़ी में आज जिला लेवल पे कांग्रेस कमेटी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व खड़गे साहब और डोटासरा जी के निर्देशन में हम एक सांकेतिक धरना जिला हेडक्वार्टर पे दे रहे हैं, जिसमें हमारे सभी मौजूद जनप्रतिनिधि, हमारे डीसीसी के पदाधिकारी, हमारे मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सारे लोग आए हुए हैं। और हम केवल ये सांकेतिक धरना, अगर ये फिर भी अपनी मनमानियों से नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे और जनता सड़कों पे उतरेगी। और वहीं आसीन में फल सब्जी विक्रेता यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य बाजार में उपखंड अधिकारी के कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और मुख्य बाजार से दुकानों के बाहर से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी संजीव खेदर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पूर्व व्यापार संघ आसीन ने मुख्य बाजार से केवल हाथ ठेला गाड़ी को हटाया, जबकि दुकानों के बाहर से आज दिन तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ज्ञापन के माध्यम से फल एवं सब्जी विक्रेता यूनियन के द्वारा बताया गया है कि हमें मुख्य बाजार में अस्थायी हाथ ठेला लाड़ी लगवाने हेतु स्थान उपलब्ध करवाए जाने की कृपा करें, अन्यथा अनिश्चितकालीन फल एवं सब्जी विक्रेता यूनियन द्वारा आसीन बंद रखा जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ठेला यूनियन का जो भी कार्यक्रम था, हमारे ठेले हटा दिए गए बाजार से, मेन मार्ग में ठेले लग रहे हैं, उसका कोई अतिक्रमण नहीं है।
फिर भी हमें अतिक्रमण के नाम से हमारे ठेले हटा दिए गए। जो किराना व्यवसायी जो व्यापार मंडल वाले वो किराने पे 5-5, 6-6 फीट अतिक्रमण कर बैठे, उनका कोई नहीं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे भाई साहब? हम ठेला हमारा रोजगार है, हम आज ठेला लगाएंगे कल शाम को खाना खाएंगे, और हमारा कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है सब गरीबों। क्या मांग आप? हमारी मांग है कि हमारे ठेले बस स्टैंड पे है, हमें या तो स्थायी जगह दी जाए, जो नगर पालिका की सरकारी जगह हो वो दी जाए, या हमारे ठेले व्यवस्थित करा जाए मार्केट के अंदर, जहाँ एक जगह छोड़ के हमारे को स्थान दिया जाए, जगह दी जाए, हम वहाँ ठेला लगे। हम भी रोजगार कहाँ जाएंगे बस, हमारे को धंधा ही नहीं है। खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां सदन के दोनों सदनों से विपक्ष 146 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मामले को लेकर झुंझुनू में जनवादी संगठन ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कामरेड फूलचंद बर्बर के नेतृत्व में युवाओं ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिनमें सांसदों का दोनों सदनों से निलंबन हुआ। उनके निलंबन रद्द कर सभी को बहाल करने की मांग रखी गई। आज का जो प्रदर्शन है वो हिंदुस्तान की संसद से 146 सांसदों को निलंबित किया हुआ है, उनका निलंबन रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से हम याद देने के लिए आए। हम ये मांग करते हैं कि 146 सांसदों का जो निलंबित किया है वो रद्द किया है, वो निलंबित किया है उसको रद्द किया जाए। वो असंवैधानिक है, गैर जनतांत्रिक तरीके से लिया हुआ निर्णय है। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि संसद की गरिमा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन संसद की गरिमा को भंग किया है वो भाजपा के सांसद की सिफारिश पे जो लोग अंदर गए हैं उन लोगों ने किया है। इसलिए उनमें उन सांसदों का कोई दोष नहीं है जो लोग ये मांग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अधिनायक तरीके से ये संसद में जो कार्रवाई चल रही है आज के दिन, वो बहुत ही खतरनाक है। इसी प्रकार से मोहित्रा को आप सस्पेंड किया है केवल इस बात पे कि उसने अडानी के खिलाफ क्वेश्चन पूछ लिया, और इसी प्रकार से एक बहाना बना करके ये कोई संसद में आया और उसने संसद की मर्यादा को भंग किया है। ये बहाना बना के 40 सांसदों को कर दिया है। ये देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है और हम इसका विरोध करते हैं। झुंझुनू में संभागीय आयुक्त ने हस्तशिल्प वस्तुओं का अमृता हॉट मेले का उद्घाटन किया। महिला अधिकारी विभाग की ओर से महिलाओं को बेहतर रोजगार देने के लिए अमृत हॉट मेले का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त और महिला अधिकारी के विभाग के उप निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि अमृत हॉट बाजार में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आई महिला एवं स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प कारीगरों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। अमृत हॉट बाजार में राजस्थान से ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के हस्तशिल्प वस्तुकारों ने अपनी दुकानें सजाई। छोटे छोटे रोजगार शुरू करती है, उनको सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है और उनका जो बिक्री को प्रोत्साहन करने के लिए सारी सुविधाएं दी जाती है। और ये जैसा बताया गया झुंझुनू में बहुत अच्छा प्रोत्साहन यहाँ के लोगों के द्वारा मिला है और इनकी बिक्री बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे अगर पनपेंगे तो उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा और उससे जो हमारी मातृशक्ति है उनका एक तरह से मजबूती प्रदान हो। अमृता हाट का उद्देश्य ये है कि जिला स्तर पे भी महिलाओं को रोजगार मिले, उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिले। और मैं बड़ा इस मामले में लकी है कि मिशन सी का जो प्रारंभ हुआ था वो महिलाओं को लोनिंग के लिए हुआ था। तो हमने राजस्थान के जो 50% जो लोनिंग टारगेट था वो अकेले झुंझुनू में पूरा किया था। लोनिंग के बाद उनको एक मार्केटिंग प्लेस भी चाहिए, उसके लिए अमृता हाट का आयोजन है। यहाँ 104 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की दुकानें आई हुई है जो ऑल ओवर राजस्थान से, इसके अलावा भावनगर गुजरात, कोल्हापुर महाराष्ट्र, लुधियाना, कश्मीर, लखनऊ और वाराणसी और आगरा से भी दुकानें आई हुई है। एक तरह से इसको हमने राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की, जिससे कि अच्छे प्रोडक्ट रहेंगे तो लोग अधिक आएंगे तो बिक्री अधिक होगी। प्रत्येक महिला को इस अमृता हाट के अंदर सभी तरह की सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क दी जा रही है। मेरा नाम लक्ष्मी है, ये हम अजमेर से है। ये सारा प्रोडक्ट हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। ये मेरे को काम करते हुए 5 साल हो गए जी। कब से आ रहे हैं आप? से आते 5 साल हो गए मेरे को, ये काम करते हुए 5 साल हो गए और इस मेले में भी 5 साल हो गए मेरे को। क्या क्या बनाते हैं? जूती, चप्पल, सैंडल, सब लेडीज आइटम बनते हैं हमारे। नमस्ते। अमृता हाट में हमने हस्त निर्मित चीज़ों की एक स्टॉल लगाई है जिसमें ज्वेलरी भी है, राधा कृष्ण की पिक्चर है और जैसे आप की होल्डर ले सकते हैं, भगवान की पिक्चर्स है, बॉटल्स है, वॉल हैंगिंग्स है, की होल्डर्स है। आपको सभी चीज़ें जहाँ तक हो सके हैंडमेड मिलेगी और आप अगर कभी कस्टमाइज़ भी करवाना चाहते हैं अपनी पसंद के अनुसार कि हमें ऐसे भगवान की पिक्चर चाहिए या फिर ये चीज़ चाहिए तो आप ऐसा भी करवा सकते हैं। मेले में आइए। और
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा मिमिक्री करने के मामले में झुंझुनू जिले में भी आमजन में रोष बढ़ता ही जा रहा है। झुंझुनू उपराष्ट्रपति के गृह जिले झुंझुनू में बीजेपी युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष जय सिंह मांट ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे देश के उपराष्ट्रपति की मर्यादा भंग की गई है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और सांसद बनर्जी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। वही कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का मिमिक्री कर एक टीएमसी के सांसद द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाना और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी का उसका वीडियो बनाकर ठहाके लगाना वास्तव में एक शर्मनाक घटना है और झुंझुनू जिले के लिए और पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के आक्रोश है कि उपराष्ट्रपति जी आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार के से इन लोगों ने एक संवैधानिक पद पर विराजमान जो हमारे जगदीप धनखड़ जी है उनका इस प्रकार मजाक उड़ाया गया है। इस बात को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और हम कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहते हैं कि हम इस प्रकार के अपमान हमारे जगदीप धनखड़ जी का नहीं सहन करेंगे और इसका जवाब आने वाले 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है इसके अंदर एक किसान समुदाय आपको देने वाला है। और वही खबर राजस्थान के जालोर से है, जहां हुर पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देश पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली और लंबित कार्यों को समय अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायतों में चल रहे शिविर विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी ली गई और शिविर में आमजन को अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने हेतु निर्देश दिया गया। इस दौरान बैठक में ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान में बीजेपी बनने के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। कोटा के घटोत्कच सर्किल के पास बालाजी मार्केट में मांस की अवैध दुकानों पर यूआईटी के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने कार्रवाई की। आपको बता दें, यूआईटी पुलिस उपाधीक्षक आशीष भार्गव के नेतृत्व में अतिक्रमण रोधी दस्ता बालाजी मार्केट पहुंचा और मांस विक्रेताओं के अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। इस दौरान यूआईटी तहसीलदार हेमराज मीणा और रामनिवास मीणा और सहायक अभियंता नितिन नागर भी मौके पर मौजूद रहे। बिजनौर के चांदपुर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने और राहुल गांधी द्वारा मिमिक्री का वीडियो बनाए जाने के विरोध में भाजपा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में चांदपुर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ संयोजक हरीश्वर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा है कि टीएमसी सांसद और राहुल गांधी के द्वारा किए गए कृत्य से किसान और जाट समाज में आक्रोश है। मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों की सदस्यता रद्द की जाए। ये एक हमारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? जी, मैं हरीश्वर सिंह एडवोकेट संयोजक विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। ये हमने टीएमसी सांसद जो हैं कल्याण बनर्जी ने जो हमारे संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ जो टिप्पणी करी है, हमने उसके विरोध में ज्ञापन दिया है। क्या मांगे की है? हमारी मांग ये है कि जो अशोभनीय टिप्पणी सांसद के द्वारा की गई है उनको जो है संसदीय समिति से बाहर किया जाए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि राहुल गांधी ने उस जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्होंने उसका वीडियो बनाया, उनका उपहास बनाया। ये एक हमारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम मांग करते हैं कि लोकसभा जो हमारे अध्यक्ष हैं कि इन सांसदों की जो है मेंबरशिप वहाँ से रद्द की जाए, खारिज किया जाए। और वही कासगंज जनपद के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वही कासगंज में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
भारतीय संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 142 सांसदों का निलंबन कर दिया। ये लोकतंत्र के इतिहास में बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज़ को इस तरह दबाया जा रहा है। जब भाजपा के 2 सांसद हुआ करते थे या लोकदल के 2 सांसद होते थे और कांग्रेस बहुत बड़ी मेजोरिटी में होती थी, लेकिन कभी इस तरह का निलंबन नहीं हुआ और बड़े बड़े हंगामे हुआ करते थे लोकसभा विधानसभा में। आज पूरी तरीके से प्रदेश और देश में तानाशाही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है और पूरी तरीके से सरकार ने मीडिया से लेकर के सब लोगों पर अटैक किया है। आपके ज़िले में भी यहाँ पर कई पत्रकारों पर हमले हुए, तो इस तरह पूरा एक आतंक और भय का वातावरण बना दिया गया। अच्छा, ज्ञापन दिया गया, क्या मांग की गई? ज्ञापन में केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और उसे एक भी क्षण अब सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना है वो उसका 63% भूभाग पर जो वोट है उस पर उनकी सरकारें हैं और इनकी केवल मात्र 37% भूभाग पर सरकारें हैं। बिजनौर के चांदपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचे और वहीं उन्होंने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 5 सूत्रीय मांगों के जल्द से जल्द निवारण की मांग की गई, जिसमें प्रमुख रूप से एमएसपी का मुद्दा उठाया गया और कहा है कि एमएसपी पर कानून नहीं तो चुनाव में वोट नहीं। किसान नेता देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू ने कहा है कि किसान भारी परेशान है। गन्ने का सीजन शुरू हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन गन्ने का रेट घोषित नहीं किया गया, जबकि अन्य राज्यों में रेट तय हो चुका है। वहीं आवारा पशु भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या मामला है? आज मामला क्या है, आज हम एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को। हमारी किसानों की बहुत समस्या है। एक तो लगभग 3 महीने हो गए हमारे गन्ने का सीजन चलो, हमें यो पता नहीं हमारे गन्ने का क्या रेट मिलेगा हमें। दूसरी बात, और राज्यों में जो गन्ने का रेट घोषित हो गया, हमारे ऐसे क्या गन्ने में कमी है या हमारी सरकार में क्या कमी जो हमारे गन्ने का रेट घोषित नहीं हो गया। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट मिलने का वादा है, सरकार द्वारा प्रावधान है, और 14 महीने में नहीं मिल रहा, उसका ब्याज हमें नहीं मिल रहा। लगातार आरसी कट रही, बिजली आपूर्ति ठप पड़ी, जंगलों में गुलदार का इतना डर है, बालक बच्चे आदमी जंगल में जाने को तैयार नहीं। हमारे पास जो नौकर हैं या मजदूर हैं वो जंगल में जाने को तैयार नहीं, किसान इतना परेशान है। दूसरी बात, आवारा पशु इतने हैं जिन्होंने गेहूँ बोया बरसीन बोया है, तो वो जो बिल्कुल उनसे ख़त्म कर दिया। हमारे पशु हरा नहीं खा सकते। आने वाले टाइम में गन्ने जो गेहूं का मामला है, हो सके सरकार के पास या आम जनता गेहूं के आने से परेशान रहे, गेहूं इतना ना हो। और वहीं देश में सदन से सांसदों के निलंबन पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार के हिटलरशाही व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सस्पेंड सांसदों को तत्काल सदन के भीतर बहाली करने की मांग उठाई। बिजनौर के नगीना इलाके में हिमगिरी ट्रेन के पहिए के पास आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन के कोच के पहिए में ब्रेक लगने से आग लग गई, वहीं जिसकी जानकारी नगीना स्टेशन मास्टर को दी गई। इसके बाद ट्रेन को मठेरी फाटक पर रोककर आग पर काबू पाया गया। जी भैया, आपका नाम? नवीन कुमार द्विवेदी। नवीन कुमार द्विवेदी, किस पद पर हैं आप? मैं 35 सुपरवाइजर हूँ IRCTC में। आज ट्रेन में आग लगने का क्या कारण रहा? भैया बताया तो जा रहा है, पहिए में ब्रेक की वजह से आग लगा था, काबू पा लिया गया है। ऑन ड्यूटी जो लोग भी स्टाफ थे CNW आग पे काबू पा लिए, बागी का पता नहीं किसी प्रकार का। क्या नाम है आपका? बुलबुल देवी सर। ट्रेन में आज क्या हुआ ये? हम तो सोए हुए थे, बच्चे सब बोला हल्ला आग लग रहा तो भागने लगे सर। आग लगने से आपको कोई नुकसान हुआ? तनी को नीचे गिर गए, धौना में चोट है। इस ट्रेन में आप कहाँ के लिए यात्रा कर रही हैं? यात्रा कहाँ तक के लिए कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? हम जमालपुर जा रहे हैं। जमालपुर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बुलबुल देवी। बुलबुल नाम है आपका। कहाँ से बैठी हैं आप ट्रेन में? जम्मू से बैठे हैं। जम्मू से बैठे जमालपुर जा रहे हैं। हाँ। किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका? ना, नुकसान ना हुआ सर, तो खाली तनी को गिर गया, चोट है मेरे हाथ में। सहारनपुर में राज्यसभा और लोकसभा से सांसदों के निलंबन किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा है कि भाजपा देश के संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, जिस कारण जनता की आवाज को दबाने के लिए सांसदों का निलंबन किया है।
उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा है कि निलंबित सांसदों को तत्काल बहाल किया जाए और हिटलरशाही भाजपा सरकार को तत्काल हटाया जाए। साथ ही कहा है कि भाजपा के सांसद मंत्री जो उल्टे बयान देते हैं उन्हें नहीं हटाया गया। जो कोई आवाज उठाता है, मुद्दे उठाता है, उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। देखिए, आज हमारे ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन आज यहाँ डीएम के यहाँ जो हो रहा है और जो ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ यात्रा चल रही थी और अभी भी चल रही है मुजफ्फरनगर में, हमारे साथी वहाँ भी गए हुए हैं। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है, 142 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ उठा रहे थे आम आदमी की, वो सत्ता की जितनी कमियां थी उनको बताने का काम लोकसभा में कर रहे थे। और क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई सभी लोग देखते हैं और पूरी दुनिया देखती है लोकसभा की कार्रवाई, तो सच इन लोगों के सामने ना आए, इसलिए उन सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया। प्रभु राम की नगरी में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, पूरी अयोध्या राममय होती जा रही है। अगर हम राम मंदिर के मॉडल की बात करें तो राम मंदिर मॉडल का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, लेकिन बिक्री पूरे देश में की जा रही है। इस समय राम मंदिर मॉडल की मांग इतनी बढ़ गई है कि आपूर्ति करना मुश्किल हो गया है। शहादतगंज में स्थित अवध आदित्य फार्म राम मंदिर मॉडल का निर्माण करने में लगी हुई है। फर्म के प्रोप्राइटर आदित्य सिंह का कहना है कि पहले महीने में छोटे बड़े कुल 700-800 मॉडल बिकते थे। इस समय यह आंकड़ा 1500 से 2000 पर पहुंच चुका और अभी तक लगभग 10,000 मॉडल को बनाया जा चुका है। जब ये मॉडल बन के आए तो लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे करके आज पूरे इंडिया में और बाहर भी जाने लगा है। इससे नहीं, हमारे पास तो धर्म से नहीं, हमें तो इच्छुक लोग चाहिए जो भी हम रोजगार दे रहे हैं। मेरा क्या है, मुझे तो सरकार की तरफ से पेंशन मिल ही रहा है, लेकिन हमने इस कार्य को इसलिए किया कि हम इसमें कई लोगों को रोजगार दे सकें। कई लोग इसमें जो है अपना घर का, अपना खुद का अपना पालन पोषण कर पाए। तो ये रोजगार देने का एक हमने नया तरीका भी देखा कि इससे हमारे राम मंदिर का भी निर्माण होगा मॉडल का, और इसके बाद जो है लोगों को रोजगार मिले। और सभी लोग अगर हम जोड़े सभी को मिला के, तो इस समय पास 18 से 20 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, बाहर और अंदर मिला के सब सभी धर्म के लोग। इसमें कोई धर्म का हमने वो नहीं रखा। इवन यहाँ पे हमारे पास जैसे बिहार से भी लोग हैं, हमारे पास दूसरे स्टेट के भी लोग हैं जो कि परमानेंटली यहीं पे रहते हैं और वो पूरा जो है कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सांसद खेल स्पर्धा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मंत्री शाही ने राकेश टिकैत और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारों ने जो 21 साल में किसानों को गन्ने का भुगतान किया, उससे अधिक लेवल 6 सालों में बीजेपी ने किसानों का गन्ने का भुगतान किया है। लगातार सरकार के द्वारा इजाद की जा रही नई तकनीक से किसानों को फायदा मिल रहा है। साथ ही विपक्ष के द्वारा जनपदवार किया जा रहा है। साथ ही बता दें, प्रदर्शन को कहा है कि जिनको जनता ने नकार दिया है वो घमंडिया गठबंधन है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है पिछले 6.5 वर्षों के भीतर। और ये भुगतान 1996 से लेकर के और 2017 तक जितना भुगतान हुआ, 96 से 4 साल और 17 यानी 16 लगभग 21 साल में जितना पेमेंट हुआ, उससे 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। तो इस प्रकार से 14 वर्षों के बराबर, 21 वर्षों के बराबर अकेले 6 साल है, जो मायावती जी पर भी भारी है और अखिलेश यादव पर भी भारी है और मुलायम सिंह यादव जी पर भी भारी है। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।